हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोग की प्रिपरेशन। एंड आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस। इससे पहले मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अलायंसेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से यूजीसी नेट का पैटर्न चेंज होता आ रहा है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड हो गया है, तो चीज़ें आपके लिए याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप रिलेशन समझ लेते हो, एक थ्योरी बिल्डअप कर लेते हो कि हाँ, हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कल्चरली बात करें तो थोड़ी सी टेंशन रहती है। ठीक है, ये थ्योरी आपको पता है क्योंकि आप पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हो, आए दिन देखते रहते हो, न्यूज़ में रहता है चीज़ें। ठीक है, लेकिन कौन से पैक्ट कब साइन हुए, कौन से प्रधानमंत्री ने कब विजिट किया, उन विजिट में कौन कौन सी अलायंसेस की बात की, कौन एग्रीमेंट की बात किया, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जो आप सिर्फ याद कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी ट्रीटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको देख लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से। और हम इंडिया के रिलेशंस पढ़ रहे हैं कई सारी मेजर कंट्रीज़ के साथ, जिसमें पहले हमने इंडिया के रिलेशन कवर किए थे यूएसए के साथ। देन हमने इंडिया के रिलेशन देखे थे किस तरीके से रशिया के साथ बिल्डअप हुए हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियाज रिलेशनशिप विद द चाइना। ठीक है, तो चाइना के साथ इंडिया के किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, कैसा कल्चरल बॉन्ड या फिर कैसे इकोनॉमिकली दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ आते हैं, तो वो सारी चीज़ों के आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन इंडिया एंड चाइना आर टू एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स। तो अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें मेजरली, तो ये क्या है, दो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया की सिविलाइजेशन भी जानते हो आप, चाइना की सिविलाइजेशन के बारे में जानते हो। तो ये जो हमारा बॉन्ड है एक तरीके से बोल सकते हैं, या कल्चरल एक्सचेंज है, ये अभी का नहीं है, ये बहुत सदियों पुराना है। ठीक है, तब तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती थी, कोई ऐसा गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब तो सिर्फ लोग क्या है, एडवेंचर की तलाश में, फूड और शेल्टर की तलाश में इस दुनिया में सिर्फ आते जाते रहते थे। और जिस कंट्री में हमारा ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता था, वहाँ लोग अक्सर आते जाते रहते थे और दोनों ही देश एक दूसरे के क्या बन जाते थे, मित्र बन जाते थे, मित्र राष्ट्र बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं। और प्रेजेंट डे अगर हम बात करें ग्लोबल पावर्स के रूप में भी हम दोनों को देखते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक राइजिंग पावर बनता जा रहा है, वहीं जो चाइना का है उसका तो सिर्फ यही वो है कि चाइना यूएसए को टेक ओवर करेगा और वर्ल्ड में अपना नाम सबसे ऊपर रख लेगा। ठीक है, तो चाइना फार अवे, ठीक है, बहुत आगे है वो हमसे। एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश इन 1950। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो 1950 में चाइना के साथ स्टार्ट हो गए थे। चाइना की इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1949 में चाइना इंडिपेंडेंस हुआ था और चाइना को जो रिकग्निशन मिली थी वो 1950 में मिली थी। और उसी के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी इस्टेब्लिश हो गए थे चाइना के साथ। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप मार्क बाई कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो हम चाइना के साथ अपना रिलेशन किस तरीके से देखते हैं, एक ऐसा रिलेशन देखते हैं जो कॉपरेशन पर भी बेस्ड है। कई सारे ऐसे मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ दोनों कंट्री मिलकर कॉपरेट करती हैं, लेकिन वहीं हमें एक कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है। दोनों एशियन कंट्री हैं, एशिया में तो भाई एक ही शेर रह सकता है, या चाइना रह सकता है, इंडिया रह सकता है, तो एक ये रेगुलर कॉम्पिटिशन में भी दोनों रहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट तो आप जानते हो, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूँ तो ये अक्सर होते रहते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी सेंट्रल थीम के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल थीम क्या कहती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, रीजनल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, रीजनल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जिस जिस रीजन में ये कंट्रीज़ की लोकेशन है वहाँ इनका दबदबा काफ़ी है। ठीक है, हमारी जो इंडिया कंट्री है वो कितने कंट्री से बॉर्डर टच करती है, 7 कंट्री से करती है। तो चाइना को, अफगानिस्तान को, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सारी कंट्री को पता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कौन है। चाइना को छोड़ दिया जाए तो हमसे अच्छा कौन, हमसे बेहतर कौन है, इंडिया है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप देखते हो साउथ चाइना सी का रीजन देखते हो, जापान वगैरह देखते हो, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे देश चाइना के थोड़े ईस्ट में लगे हुए हैं। ये सारे नेशन भी जानते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस रीजन में सबसे बड़ा शेयर वही है। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस इन्फ्लुएंस रखते हैं। साथ में दोनों इकोनॉमिक टाइज के थ्रू दोनों साथ आते हैं। ठीक है, इनके कई सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इंडिया का करीब 100 बिलियन का हम बोल सकते हैं इसके साथ क्या है, इन्वेस्टमेंट है और ट्रेड होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक राइवलरी है, भाई लड़ाई तो हमारी है, और कौन कौन से क्षेत्र में लड़ाई है, कहाँ कहाँ पे लड़ाई है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है,
फिर हम यहाँ आगे देखते हैं सिविलाइजेशनल एंड प्री इंडिपेंडेंस लिंक। देखो हमारे इंडिपेंडेंस होने से पहले या फिर जो सिविलाइजेशनल हम फेज़ की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने फेज़ की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में इंडिया के चाइना के साथ किस तरीके से रिलेशन थे। तो सबसे बड़ा बॉन्ड था वो कल्चरल कॉन्टैक्ट का था। कल्चरल कॉन्टैक्ट का सिंपल सा मतलब है दोनों कंट्रीज़ के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, एक दूसरी कंट्री में विजिट कर रहे हैं। और ये चीज़ें अभी की नहीं है, ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले की हैं, ठीक है। और कल्चरल कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो बुद्धिज़्म जो इतना ज़्यादा फ्लरिश हो गया है आज चाइना में, हर कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। चाइना में ही सबसे ज़्यादा मॉन्क देखने को मिलेंगे। सोचो बुद्धिज़्म का इमर्जेंस इंडिया में हुआ और इंडिया में ही उसका इन्फ्लुएंस अब कम होता जा रहा है। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने बुद्धिज़्म को अपनाया, जिन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से जो स्कॉलर्स थे, जो एम्बेसडर्स थे वहाँ पर गए, जिन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया, वो अभी तक चीज़ें हैं। मतलब पूरा चाइना बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट पे चला गया है। साइंटिफिक भी है बुद्धिज़्म, एक तरीके से कहते हैं। कोई उसमें इतना रिचुअल्स की बातें नहीं करती हैं, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। तो बुद्धिज़्म सबसे बेस्ट रिलीजन है मेरे ख्याल से, ठीक है। और जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया से कहाँ गया, चाइना गया, ठीक है। और उसी के बाद क्या होते हैं, एक से बढ़ के एक स्कॉलर क्या करते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, जिसमें आपने फायान के बारे में, वेनसांग के बारे में आराम से सुना होगा, ठीक है। ये जब फायान का और मैं वेनसांग का रीज़न के बारे में डिस्कस करूँ, ये लोग तब आते थे जब मिडिवल टाइम में आते थे, ठीक है। यहाँ पे आके जो फायान थे उन्होंने तो नालंदा यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारी चीज़ें ले गए थे, ये वापस पढ़ाई भी की थी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आके विजिट किया और बहुत कुछ यहाँ से लिटरली वर्क, जो लिटरेरी वर्क होता है वो ले गए थे, स्टैचू ले गए थे बुद्धा के, काफ़ी सारी चीज़ें लेके गए थे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट उस टाइम चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छे थे और लिमिटेड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई राजनीतिक बैर हो हमारा चाइना से, बिल्कुल नहीं था। 20th सेंचुरी में ये एकदम से राइवल पावर बन गया था चाइना हमारी, लेकिन उससे पहले हम चाइना से बहुत अच्छे कांटेक्ट में रहते, इसलिए तो हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि चाइना हमेशा हमारी मदद करेगा, हम चाइना की मदद करेंगे। और चाइना के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूँ, इंडिया के जो लीडर्स थे, उनकी मीटिंग्स भी होती रहती, वो आते जाते भी रहते थे। तो इस तरीके से इससे रिलेशन अच्छे थे, ठीक है। अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस की फेज़ की बात करूँ, यहाँ पे 1947 से 1959 पीरियड की अगर हम बात करें, देन इंडिया रिकॉग्नाइज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिया ने क्या किया, 1950 में रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ चाइना एक देश है, ठीक है। देखो बहुत सारी टेरिटरी अपने आप को देश बोलती रहती है कि हम देश हैं, हम देश हैं, ठीक है। चाहे वो ताइवान हो गया या फिर इंडिया में, चलो ताल उसको मान लेती हूँ मैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं पंजाब में, क्या कहते हो, खालिस्तान को बोल देते हैं, ये चिल्लाते रहे खालिस्तानी एक देश है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जब तक इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, जब तक सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं कर लेंगी कि हाँ ये एक देश है, तब तक उसे देश का स्टेटस माना ही नहीं जा सकता। और अगर किसी कंट्री को देश का स्टेटस नहीं मिला है तो आप सोचो उसकी इकोनॉमिक टाइज कोई उसके साथ बनाने की कोशिश करेगा, क्या कोई कल्चरल टाइज उससे ऐड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्टेट ऑफ थ्रेटन में रहेगा हमेशा। अगर मान लो कल को खालिस्तान बन जाता है इंडिया में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो खालिस्तान से कोई मतलब नहीं रखेंगे, यहाँ पर आएंगे भी नहीं, और वहाँ के लोग क्या है, उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनके पास खुद की मिलिट्री नहीं है, खुद का इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, तो वो वैसे भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है जब आपको एक नेशनहुड का या फिर इस तरीके से स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। और उसी के साथ हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन, जिसके बारे में मैं भी बोल रही थी, हिंदी चीनी भाई भाई का। इसी टाइम पीरियड में क्या होगा, ये स्लोगन दिया गया था, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट की बात करूं तो हमने पंचशील एग्रीमेंट 1954 में चाइना के साथ साइन किया था, जिसमें 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई थी, कि हम इस रीजन में इस तरीके से रहेंगे कि ना आपकी हमसे दुश्मनी है, हमारी ना आपसे, जिसमें 5 प्रिंसिपल की बात की गई थी, ठीक है। वो प्रिंसिपल क्या थे हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया सपोर्टेड चाइना एंट्री इनटू यूएन। और जब यूएन बना था 1945 में, तब इंडिया ने क्या किया था, चाइना को सपोर्ट किया था कि हाँ आपको भी यूनाइटेड नेशन में एक मेंबर सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वीटो पावर है चाइना के पास, वो इंडिया ने बोल दिया था चाइना को कि तुम ये वीटो पावर रख लो, हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, लोगों को बस मसाला चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम अपने पर्सनल टाइज के लिए डिप्लोमेटिक टाइज इतने ख़राब कर लें, ठीक है। इतनी बेकार सोच तो कभी थी ही नहीं हमारी। पंचशील एग्रीमेंट की बात करूँ, जिसके बाद मैं कह रही थी, वो 1954 में साइन हुआ। डेट याद रख लेना, यहाँ स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहला कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, देन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वही बातें कही गई हैं कि हम आपके आंतरिक मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन एग्रेसिव होगी आपके लिए, ठीक है। और हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस रीजन में रहेंगे और काम करेंगे, ठीक है। और पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे दोनों ही कंट्री, ठीक है।
फिर आगे चल के बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है। अब इसका बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों होता है? तो बॉर्डर नेवर फॉर्मली डिमार्केटेड, जो बॉर्डर है आज प्रेजेंट है आप चाइना और इंडिया के बीच में देखते हो, पहले ये बॉर्डर नहीं बना था, ठीक है, फॉर्मली इसका कोई डिमार्केशन नहीं हुआ था। क्योंकि देखो अगर आप चाइना की लोकेशन देखो तो कहाँ पड़ता है, ये हिमालयन रीजन के ऊपर पड़ता है। हम वहाँ पे किस तरीके से बॉर्डर को डिमार्केट करते हैं, ऊपर से जब आपका दोस्त होता है तो आप लगते हो यार क्या इसके साथ हमें घर बांटना है, मतलब एक घर में रह ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, शांति से दोनों रह रहे हैं। तो इंडिया को उस टाइम नीड नहीं लगी कि हमें बॉर्डर डिमार्केशन करना चाहिए फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है जब हम पूरे वर्ल्ड को बताते हैं कि ये इतने से इतने टेरिटरी हमारे देश की है, उतने से उतनी टेरिटरी दूसरे देश की है। तो इंडिया को और चाइना को ऐसी कोई नीड नहीं लगी थी उस टाइम, तो उन्होंने कोई भी बॉर्डर डिमार्केशन नहीं किया। लेकिन बाद में मैकमोहन लाइन इंडिया ने एक्सेप्ट की और चाइना ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। मैकमोहन लाइन ये वही है, ब्रिटिशर्स की देन है, ब्रिटिशर्स बना के गए थे, जिसको इंडिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ से जो अंदर वाला रीजन है वो इंडिया का है, उसके बाहर वाला चाइना का है। लेकिन चाइना ने इस लाइन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके दो सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में जिसमें अक्साई चीन का रीजन है, और ईस्टर्न सेक्टर जिसको हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसमें साउथ तिब्बत और साउथ चाइना का जो क्लेम रहता है, ठीक है। अक्साई चीन तो आपको पता है ये कैप्चर किया है किसने, चाइना ने। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है ये यहाँ पे चाइना इसके पीछे पड़ा रहता है, ठीक है, कि उसने मतलब उसको ये लगता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है वो तिब्बत के रीजन में आता है, और तिब्बत को ओवरटेक तो चाइना ने कर ही लिया था 1953 में। तो कहता है जब तिब्बत हमारा तो तिब्बत में लगने वाले आसपास के सारे रीजन भी हमारे हैं, और जो सारे रीजन की बात करता है वो सारे रीजन कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। तो चाइना का हमेशा क्लेम बना रहता है अरुणाचल प्रदेश के रीजन में, ठीक है। चाइना जब भी अपना ऑफिशियल मैप मतलब जैसे डिक्लेयर करता है तो हमें आराम से उसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसको वो अपना कंसिडर करता है। आपने देखा भी होगा नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग थोड़े से मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, नागालैंड, इन सब के थोड़े चाइनीज जैसे भी दिखते हैं, हम नॉर्थ वाले थोड़े अलग दिखते हैं। तो उसको लगता है चाइना को, अरे ये तो हमारे अपने लोग हैं, तो ये हम, और भाषा भी उधर चाइनीज वगैरह बोल लेते हैं, वो लोग बोली जाती है। क्योंकि कल्चरल डिफरेंस देखो ज़्यादा नहीं रहता है। कल को हम अगर जर्मनी में रह रहे हैं, ठीक है, जर्मनी के बॉर्डर पे रह रहे हैं या पास में रह रहे हैं, और हमारा इन्फ्लुएंस ऐसा है कि हम आते जाते रहे हैं जर्मनी, जब अगर हम बात कर रहे हैं ऐसा होता तो मे बी हम सबको जर्मन लैंग्वेज आती, हम सब बोल पाते, ठीक है। तो वो तो एक नेचुरल बन ही जाता है, ठीक है। आप इंडिया में रह रहे हो, जो लोग इंडिया से बाहर जिनकी भोजपुरी लैंग्वेज, उनको हिंदी आती है, जिनकी जो इंग्लिश एनवायरनमेंट रहते हैं उनको इंग्लिश आती है, तो वो उसके फालतू के क्लेम रहते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मैकमोहन लाइन इंडिया ने एक्सेप्ट की है, और ये डिस्प्यूट कौन कौन से रीजन में है, वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन को क्लेम करता है, और ईस्टर्न सेक्टर में ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना रीजन बताता है, ठीक है। कौन, चाइना। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तिब्बत का इशू। देखो जो तिब्बत का इशू है वो 1950 से 1959 तक चला। यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे क्या हुए, रिश्ते ख़राब हो गए। तो ये रेड डेंजर मार्क कर लो। इसकी वजह से आज अगर हमारा चाइना दोस्त नहीं है तो ये तिब्बत के इशू की वजह से दोस्त नहीं है, ठीक है। चाइना ऑक्यूपाई तिब्बत इन 1950। जो चाइना था उसने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया 1950 में, एक लड़ाई लड़ी उसने। देखो चाइना हमेशा से ही काफ़ी, मैं बोलूँ बहुत सही देश था। 1949 में खुद आज़ाद हुआ है, और 1950 में उसने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसको हमेशा से ये लगता था कि तिब्बत उसकी ही टेरिटरी है। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बहुत सारे टाइम तक रूल किया, तो तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन माना जाता था। तिब्बत पे किसी का आधिपत्य नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो और तिब्बत ऐसा रीजन था हमारे, तिब्बत तो आप लोग जानते हो कहाँ पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये है रीजन मैं बताऊँ, ये उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल, इसके ऊपर का जो रीजन है, ठीक है, मैप में अगर देख पा रहे हो तो वो तिब्बत का रीजन है। तो इस रीजन में क्या था, हमारे कल्चरल गुरु रहते थे। गुरु का मतलब होता है जो मॉन्क वगैरह की बात करूँ, सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशनल अगर इम्पैक्ट कहीं किसी को पड़ा तो तिब्बत के लोगों पर ही पड़ा था। किसका, बुद्धिज़्म का, ठीक है। यहाँ पे रहते थे दलाई लामा। दलाई लामा एक इनके रिलीजियस गुरु हैं, तो वो यहाँ पे रहते थे। तो चाइना ने क्या किया, यहाँ पे जब ऑक्यूपाई कर लिया तो जो दलाई लामा थे ये यहाँ पे परसिक्यूशन भी कर रहा था, चाइना लोगों को मार रहा था। तो ये दलाई लामा कुछ 500 लोगों के साथ आके इंडिया में आ गए थे, ठीक है। और इंडिया में जो सरकार थी उन्होंने दलाई लामा को शरण दे दी। इंडिया ने सोचा कि हम चाइना को समझाएं कि ये ऐसा कैसे कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हुआ, 1959 में हुआ ऐसा। यहाँ पे जो तिब्बत का जो रीज़न था, जब इंडिया ने ऑक्यूपाई, सॉरी चाइना ने जब ऑक्यूपाई कर लिया, तो इंडिया ने चाइना से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो चाइना ने भाई बोला तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ, मैं कैसा भी रहूँ। तो जहाँ से तेवर बदले हैं चाइना के वो इसी टाइम पीरियड से बदले हैं, 1959 से ही बदले हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर इरिटेंट की बात करूँ बायलैटरल रिलेशन में, जो निकल कर आता है, मतलब बोन ऑफ कंटेंशन निकल कर आता है, वो तिब्बत ही रहता है, ठीक है।
जो हमने इतनी लंबी लड़ाई खींची है, बढ़ाई है, वो तिब्बत की वजह से ही आती है, ठीक है। फिर भाई ये इशू इतना बढ़ जाता है, टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि ये एक बहुत बड़े विशाल रूप ले लेती है 1962 के वॉर में, जिसको हम सीनो इंडियन वॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो सीनो इंडियन वॉर का मतलब है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ मेजर वॉर। तो ये भाई यहाँ हुआ था बहुत बड़ा वॉर 1962 में, हमारा चाइना के साथ बहुत बड़ा वॉर हुआ था, जिसको सीनो इंडियन वॉर कहते हैं। अगेन इसको स्टार मार्क कर लो, डेट पूछी जाएगी, ठीक है। इसके कॉजेस क्या थे इस लड़ाई के? तो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ठीक है। तिब्बत का फॉरवर्ड पॉलिसी का, ये तिब्बत के ही मतलब उनको खुंदस समझ लो एक तरीके से निकालनी थी, जो तिब्बत को, जो हमने दलाई लामा को शरण दे रखी थी। अभी वो जो दलाई लामा है वो वहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग अभी भी रहते हैं, उसी टाइम पीरियड से रहते आ रहे हैं। तो लेकिन जो लड़ाई हुई थी वो खास करके 1962 में कॉज हुआ था उसके बॉर्डर डिस्प्यूट का, एंड शॉर्ट बट डिसिसिव वॉर। ये वॉर छोटा था लेकिन भाई बहुत डिसिसिव वॉर था, मतलब हमें उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा था। देन तभी इंडिया को ये समझ में आ गया था अच्छे से कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आइडियलिज्म पर ना चल के रियलिज्म पे चलनी चाहिए। जो नेहरू जी हमेशा कहते थे कि हम वासुदेव कुटुम्बकम के एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, ये दुनिया एक घर है, घर में रहने वाले मेंबर सब आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। तो वो जो पॉलिसी अब तक चली आ रही थी उसको ख़त्म करके एक ऐसी रियलिज्म की पॉलिसी को अपनाने की बात कही गई थी, जो सब कुछ मतलब जो जैसे को तैसे पे बिलीव रखती थी, ठीक है। एंड चाइना डिक्लेयर यूनिलैटरल सीज फायर, और इस युद्ध के बाद जो चाइना था उसने यूनिलैटरल सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया था, युद्ध को ख़त्म कर दिया था 1962 में। एंड सिवियर ब्लो टू इंडिया स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगा था कि उसके साथ क्या हो गया। मतलब इंडिया कभी भी एक मेजर वॉर के लिए कभी रेडी नहीं था। इंडिया हमेशा गांधी जी के प्रिंसिपल पे चलता था, जो अहिंसा की बात करते थे, जिसने कभी हिंसा करना सीखा ही नहीं था। हमने पूरी की पूरी आज़ादी 1947 में अहिंसा के दम पर ले ली हो, तो हम 1962 में कैसे हम मतलब फेस कर पाते एक ऐसी बड़ी कंट्री को, ऐसी बड़ी इकोनॉमिक और आर्म पावर को, जो मतलब हर तरीके से सक्षम है हमें हर तरीके से मारने में और हमको पछाड़ने में, ठीक है। तो बहुत बड़ा झटका इंडिया को लगा था। कुछ लोग तो कहते हैं कि नेहरू जी तो भाई सो नहीं पाते थे उस टाइम, और नेहरू जी को हार्ट अटैक आया था, तो कहीं ना कहीं उसका कारण भी यही था चाइना, ऐसा कहते हैं। मतलब अब पता नहीं क्या कारण था, बट उनकी डेथ तो हुई थी ना। फिर हम 1962 के फेज़ के बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मतलब कहानी में आगे क्या हुआ। तो उसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड चले गए, ठीक है, एकदम से ख़त्म से हो गए थे। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे और लिमिटेड इंटरेक्शन हो गया था, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था दोनों कंट्री के बीच, क्योंकि तुम भाई हमारे उधर का रीजन हफ्ते आके बैठे हो आराम से मस्त, और ऊपर से तुम्हारे साथ हमने अच्छा किया और तुमने हमारे ही साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। तो ये नाराज़गी दोनों की चलती रही, दोनों देशों की। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1964 में इंडिया ने चाइना ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट या फिर न्यूक्लियर वेपन को कब टेस्ट किया, ये डेट पूछी जाएगी, ठीक है। इंडिया एंड चाइना रिलेशन रिमेन टेंस। उसके बाद भी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया, इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बधाई दी या फिर नहीं, या फिर ना इंडिया ने कोई इस पर कमेंट किया, ठीक है। इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टिल बहुत ज़्यादा टेंस रहे। फिर हमने नॉर्मलाइजेशन फेज़ को देखा 1976 से 1988 तक। अब देखो यहाँ पे 76 तक इस तरीके से टेंस रिलेशन चल रहे हैं। अब फेज़ भी चेंज होता जाता है, ठीक है, सरकार के साथ फेजेस भी चेंज होते हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, तो वही इंडिया की पॉलिसी चेंज होती रही। फिर आती है नॉर्मलाइजेशन फेज, जो 1976 से 1988 तक चलता है, जिसमें क्या होता है, रिस्टोरेशन होता है एम्बेसडर लेवल रिलेशंस का। एम्बेसडर जानते हो, जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है किसी भी फॉरेन रिलेशन में। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन होता है, मतलब चाइना के एम्बेसडर इंडिया के बैठते हैं, इंडिया के एम्बेसडर चाइना के बैठते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं चाइना में 1979 में, तो ये भी अगेन स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी चाइना में कब विजिट करते हैं, इसकी डेट जरूर पूछी जा सकती है, ठीक है। एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ डायलॉग मैकेनिज्म, और यहीं से क्या होता है, दोनों ही कंट्री के बीच में दोनों मतलब रिश्ते सुधरने की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे आज मान लो कंट्रीज कौन चलाता है भाई, अल्टीमेटली पीपल चलाते हैं, लोग चलाते हैं। तुम्हारे दादाजी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा रहे हो या फिर कुछ भी किया हो, उनके आने वाले जो
बेटे थे वो थोड़े से नरम दिल के होंगे, या फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, जिन लोगों से हो गई लड़ाई हो गई, मतलब बाकी उनसे क्यों लड़ना। तो लोग अल्टीमेटली सरकार में बैठे तो लोग यहाँ रोबोट्स तो चला नहीं रहे हैं, या फिर रोबोट्स के पास फीलिंग तो है नहीं। तो सरकारें भी बदलते हैं, लोगों के मन बदलते हैं, मूड बदलते हैं। तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सोचा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, एशिया में इतनी बड़ी पावर रह रही है, हम उसके साथ नहीं अगर कॉपरेट करेंगे, वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, तो हम सर्वाइवल कैसे करेंगे। वरना अगर 1962 की जैसे हम बहुत बड़े वॉर में फिर इंडल्ज हो गए, तो या तो चाइना ही बचेगा या इंडिया ही बचेगा। तो इससे बेहतर है कि हम म्यूचुअल बेनिफिट पर काम करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ से ही 1979 से शुरू हो जाती है दोनों ही कंट्री के बीच में एक डायलॉग प्रोसेस। फिर उसके बाद जो पीरियड आता है वो राजीव गांधी का पीरियड आ जाता है, ठीक है। अब राजीव गांधी की क्या पॉलिसी रही है इस कंट्री को लेके, वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे राजीव गांधी का जो विजिट था वो 1988 में आया। अगेन इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। राजीव गांधी ने कब विजिट किया था, ये सब क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ कि लाहौर में कब गए थे वाजपेयी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ों को स्टार मार्क करो और लिख लो। तो राजीव गांधी की विजिट किया था उन्होंने चाइना में, ये डेट आपको पता होना चाहिए। और यहीं से क्या हुआ, दोनों के रिलेशन के बीच में एक बहुत बड़ा हमें टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है जॉइंट वर्किंग ग्रुप का, ठीक है। मतलब दोनों ही बहुत सारे मुद्दों पर साथ आके काम करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसमें हम जो बाउंड्री है उसके क्वेश्चन को हम प्राइमरी वो देते हैं। मतलब सबसे बड़ी हमने जो एक तरीके से बोल सकते हैं प्रेफरेंस दी है, वो है प्राइमरी बॉर्डर क्वेश्चन पे, कि मतलब बॉर्डर का क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा ये रीजन है, ठीक है, तुमने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन स्टिल एकदम क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। तुम हमारे बॉर्डर में नहीं घुस सकते, धीरे 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 आके आप पता लगे बहुत बड़े रीजन को तुमने हथिया लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगेन एक बार फिर से बात की है कि क्यों ना पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पे बात कही जाए, क्यों ना हम पीस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें दोनों देशों के बीच में, ठीक है। ऐसा एक मोस्ट बोल सकती हूँ इनिशिएटिव था राजीव गांधी की तरफ से। दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये कब से शुरू होते हैं, तो ये होते हैं 1983 के बॉर्डर एंड पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। अगेन याद कर लो, याद करने वाली चीज़ है। देन 1996 में हमारा मिलिट्री CBM एग्रीमेंट होता है, और इससे क्या हो जाता है, जो LAC का रीजन है जो अब चाइना के पास है, उस पर फोर्स का वो हो जाता है। मतलब अवॉइड यूज़ ऑफ फोर्स अलोंग LAC, मतलब LAC का जो रीजन है वहाँ पे हम ना फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब ये फोर्स का मतलब कैसे भी फोर्स हो सकती है, ठीक है। मतलब हम मिलिट्री फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे तो गोला बारूद लेकर नहीं आएंगे, और दोनों आराम से रहेंगे, ठीक है। इस तरीके की बातें की गई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशन इन 2000। तो 2000 में इंडिया चाइना के रिलेशन किस तरीके से हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो 2003 में वाजपेयी फिर से विजिट करते हैं, और ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करता है दोनों ही देशों के बीच में, ठीक है। अगेन डेट रट लो, चाइना रिकॉग्नाइज सिक्किम एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी विजिट में क्या करता है, जो चाइना होता है वो पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो सिक्किम है, सिक्किम का जो रीजन है वो किसका है, इंडिया का, ठीक है। ये चाइना बहुत मक्कार मतलब चीज़ है। एक बात बोलूँ, जैसे सिक्किम का रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया, ये अपना बताता रहता है। अपना इसलिए बताता रहता है क्योंकि ये कहता है कि ये तिब्बत का रीजन है, और तिब्बत अल्टीमेटली चाइना का है, ठीक है तो मक्कार खैर। और यहाँ से ही क्या होता है, दोनों ही कंट्री के बीच में ग्रोइंग ट्रेड रिलेशंस बढ़ जाते हैं। मतलब जो ट्रेड रिलेशन है, यहाँ से बातें बातें शुरू हो जाती हैं कि हाँ हम आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, और आप भी हमारे साथ ट्रेड करिए। और दोनों ही क्या करते हैं, रीजन में मस्त रहते हैं, और क्या करते हैं, प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया पेन, नहीं आया, चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं बॉर्डर स्टैंड ऑफ एंड इंसिडेंट्स। तो देपसांग होता है 2013 में, चुमर 2014 में, डोकलाम 2017 में। ये इंडिया और भूटान चाइना का ट्राई जंक्शन रीजन बन जाता है। जो डोकलाम में ये विवाद भी चलता रहता है, ठीक है। एंड इट हाईलाइटेड फ्रेजिलिटी ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ये जो बॉर्डर पे जितने भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, चाहे चाइना के साथ है, भूटान के साथ है, ये दर्शाता है कि हम बॉर्डर पे हमने अच्छी खासी डिमार्केशन नहीं किया है, या फिर हम बॉर्डर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, ठीक है।
देखो बॉर्डर को कैसे दिमाग कर लोगे, ये पूरा तुमने हिमालयन रीजन बना हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तुम यहाँ पे रह रहे हो मस्त, और इस ये यहाँ पे कंट्री है, ये कंट्री के एक गांव यहाँ पड़ रहा है तो इस कंट्री का एक गांव यहाँ पड़ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ अल्टीमेटली यहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो चाइना में कंसिडर किए जाएं, और यहाँ के लोग नहीं चाह रहे वो इंडिया में कंसिडर किए जाएं, लेकिन वो आग किसकी टेरिटरी में है, वो इंडिया की टेरिटरी में आ रहे हैं। तो इन सारे रीजन पे डिमार्केशन कर पाना पूरी तरीके से, हमारे जो सेना है उसको यहाँ इस्टेब्लिश कर पाना, काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। मतलब अगर कोई कहना चाहे कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं, वो चीज़ अलग है, बट प्रैक्टिकली आप देखो तो ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डेट्स नोट कर लेना, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो 1950 में क्या हुआ था, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को, अल्टीमेटली चाइना ही कहते हैं इसको, ठीक है। उसको रिकॉग्नाइज किया था किसने, इंडिया में। 1954 में दोनों कंट्री के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, और 1962 में एक बड़ा वॉर देखने को मिला था जिसको सीनो इंडियन वॉर कहते हैं, ठीक है। 1988 में हमने राजीव गांधी को विजिट करते हुए देखा था, कहाँ गए थे, चाइना गए थे, और 1993 टू 1996 में CBM मैनेजमेंट और एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। 2017 में डोकलाम हुआ था, और 2020 में गलवान में क्लैश हुई थी, ठीक है। गलवान में हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए थे, और इनके भी सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन इन्होंने कुछ दिखाया नहीं था ऑफिशियल रिपोर्ट कितने लोग मारे गए कितने नहीं, क्योंकि इन्हें बेइज्जती लगती है, मारे तो इन्हीं के ज़्यादा गए होंगे मुझे पता है, मतलब सबको पता है। चैलेंजेस देख लेते हैं बायलैटरल रिलेशन में। तो अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब जो अभी भी हमने छोड़ रखा है ये इशू कि हमारा जो बॉर्डर है वो हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट बने रहते हैं। वो अपना मैप, ऑफिशियल मैप निकाल देता है, उसमें अपनी टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश के कई सारे गांव दिखा देता है, इधर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के काफ़ी सारे गांव अपनी टेरिटरी में दिखा देता है। तो ये जो मुद्दा है ये बॉर्डर का, वो भी काफ़ी सारा अनरिजॉल्व रह गया, ठीक है। इस मुद्दे को सुलझाना भी बाकी है। ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है, दोनों कंट्री एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है, ना चाइना इंडिया पे भरोसा करता है और ना ही इंडिया चाइना पे भरोसा करता है, ठीक है। साथ में हमें एक रीजनल कंपटीशन देखने को मिलता है, दोनों ही इमर्जिंग और ग्रोइंग राइजिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों ही इस रीजन में एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली जीत किसी एक की ही होनी चाहिए, यही हमेशा से एक कंपटीशन की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो इस रीजन में दो शेर हैं भाई, एक इंडिया है और एक चाइना है। इंडिया हमेशा चाहता है कि वो चाइना को कंट्रोल में रखे, और चाइना चाहता है कि हम इस रीजन में पूरे बहुत ज़्यादा उभर जाएं और बहुत ज़्यादा राइजिंग और सबसे ज़्यादा सुपर पावर बन जाए, ठीक है। ट्रेड का इम्बैलेंस रहता है, इंडिया उतना ट्रेड नहीं पहुंचा पाता है इस कंट्री में जितना चाइना का है। आप हर दुकान पे आपको चाइना का माल मिल जाएगा, क्योंकि चाइना इतना सस्ता माल बेचता है कि सारी कंट्रीज़ में उसका मतलब उसके प्रोडक्शन यूनिट्स लगी हुई हैं या फिर उसके प्रोडक्ट्स मिल ही जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ट्रेड भी इम्बैलेंस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें चाइना की कंट्री में, अपना सामान भेजें, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, बट ऐसा हो तब, ठीक है। कहने के लिए हम कुछ भी कहते रह सकते हैं, बट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होना इम्पॉर्टेंट है। फिर साथ में हम यहाँ पे मल्टीलेटरल इंगेजमेंट की बात कर लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर हैं जिन पे चाइना और इंडिया साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिक्स ही आ जाता है। ब्रिक्स में जो आई है वो इंडिया के लिए स्टैंड करता है, और सी है वो चाइना के लिए स्टैंड करता है। तो ब्रिक्स पे दोनों कंट्री साथ मिलकर कॉपरेट करती हैं। SCO में अगेन चाइना और इंडिया दोनों ही मेंबर हैं, G20 में भी दोनों मेंबर हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है और कंपटीशन है वो साथ साथ चलता है, ठीक है। कॉपरेट भी करते हैं और दोनों कंपटीशन में भी रहते हैं। फिर हम यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे अगर, तो ट्रेड इम्बैलेंस रहता है क्योंकि चाइना के फेवर में चला जाता है, ठीक है। चाइना के पास ज़्यादा भाई प्रोडक्शन है, ज़्यादा उसके पास प्रोड्यूस है, तो वो भाई हमेशा चाइना बहुत प्रॉफिट कमा रहा है इंडिया से। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा हम लोग वेल टू डू नहीं है इंडिया, क्योंकि पॉवर्टी वगैरह बहुत है, तो लोग भागता है चाइना की सामान की तरफ क्योंकि वो सस्ता भी है, टिकाऊ भी है थोड़ा सा, ठीक है। अब तो चाइना के फेवर में हमारा ट्रेड मतलब ज़्यादा है। एंड इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स API। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान मिलते हैं वो सब के सब चाइनीज़ होते हैं, ठीक है। खासकर से जो चाइनीज़ अगर आपको सामान देखने तो वो दिवाली पे निकल कर आते हैं। आपकी इतनी लाइट्स वाइट हो गई, ये लड़ी और जितने नई नई डिस्को विस्को लाइट होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी चाइना में, ठीक है। साथ में एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस, बट इंडिया फिर भी एफर्ट कर रहा है कि अपने सामान, अपना जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करे, साथ में सेल्फ रिलायंस बने, ठीक है। जो चीज़ हमें चाइना से मंगानी पड़ रही है, क्यों ना हम अपने ही देश में उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, ठीक है। इंडिया बातें करता रहता है कि प्रोडक्शन शुरू करें, लेकिन सब लोग जानते हैं कि इंडिया इस चीज़ पे कितना फोकस कर रहा है। यहाँ की पॉलिटिक्स की मैं अगर बात करूँ, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। तो
देखते हैं कैसे चला है। इसमें तो बस ये समझ लो जितना क्रीम क्रीम है ना भारत की, जो 10% सबसे वेल टू डू आबादी है, बस उसी के लिए काम हो रहा है। बाकी जो 90% लोग हैं वो ज़िंदगी भर ऐसे ही पिसते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं और सेल्फ रिलायंस के नाम पे कुछ नहीं बना पाते हैं। ठीक है, बनाने क्या है, हमें कभी मौका ही नहीं मिल जाता, या फिर हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं होती है कि जो हमारा माइंड ऐसा डेवलप हो जाए कि हम ये बनाने की सोच है, हम प्रोडक्शन करने की सोच है। हम बस डिपेंडेंट रह पाएंगे बहुत ज़्यादा तक। ठीक है, मुझे लगता है हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी शुरू हो पाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पे आज की हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ उनको याद रख लेना। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सब यहाँ पे डिस्कस की हैं, सब आराम से बताएं कि ये याद कर लेना। मैंने सब में स्टार मार्क कर लिया, तो वीडियो को दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आई है। पहले तो आ गई होगी, और एक बार उसको दोबारा देखकर उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसका रिविजन कर लेना। और भाई पढ़ो, 6 तारीख को पेपर है, मुश्किल से 17-18 दिन है, तो जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो। और मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लर्निंग चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। रिवीजन करने से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, चीज़ें भूलोगे नहीं, एग्जाम में तुरंत कैच कर लोगे। ठीक है, और वहाँ से टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी दिक्कत हो मुझसे शेयर कर सकते हो आराम से। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकिन। ठीक है, बाय बाय।